हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज से हम यूपी एलटी ग्रेड टीजीटी साइंस की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम केमिस्ट्री पर डिस्कशन करेंगे, टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हाइपर कॉन्जुगेशंस के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी ऐड हैं जो टीजीटी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेशन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे। और अगर आप टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने बायो की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी है, तो आप उन क्लासेस को गो थ्रू कर सकते हैं। तो आज से हम केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी जो सबसे पहला क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल इन विच, कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो इनमें से किस में संभव है, किस में पॉसिबल है। लेट्स सी। तो एज वी ऑल नो कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। अब इसमें कुछ कंडीशन है, तो फर्स्ट कंडीशन मैं आपको लिखा देती हूँ, ठीक है। उसी से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो जो पहली कंडीशन है वो क्या है, मॉलिक्यूल मस्ट हैव अ कार्बन विद sp2 हाइब्रिडाइज। मॉलिक्यूल मस्ट हैव अ कार्बन विद sp2 हाइब्रिडाइज। एग्जाम्पल जैसे कि एल्कीन, ठीक है। एग्जाम्पल में एल्कीन, साथ ही साथ यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन और फ्री रेडिकल। अब देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लेट्स सी, जो पहला ऑप्शन है इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो कार्बन है, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो सारे कार्बन है वो कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज है, यानी कि इसमें सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है कि किस में पॉसिबल है। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो आपको दिख रहा होगा इसमें भी जो सारे कार्बन है वो कैसे हैं, वो भी sp3 हाइब्रिडाइज है। कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें भी पॉसिबल नहीं है। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें और जो आपका बी ऑप्शन है, जैसा कि अभी बताया मैंने आपको कि कार्बोकेटाइन अगर फॉर्म हो रहा है, फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है, या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इट मींस हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर ना कोई कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, ना कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन है और ना ही फ्री रेडिकल है। लेट्स सी सी ऑप्शन। अब आपको सी ऑप्शन में दिख रहा होगा कि CH3CH पॉजिटिव। तो यहाँ क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन है, और अगर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन है इट मींस तो यहाँ पर जो है इस ऑप्शन में हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो पॉसिबल है। तो जो आपका सी ऑप्शन है ये क्या हो गया, सही आंसर। ऑल ऑफ दीज नहीं है, तो डी क्या हो गया, इनकरेक्ट। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऑन कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू एयर, की हवा की निरंतर किसमें संपर्क में सोडियम फाइनली चेंज टू, की जो सोडियम है वो फाइनली किसमें चेंज होता है। आप सभी जानते हैं कि जो सोडियम है वो कैसा है, एक रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। एज वी ऑल नो कि जो सोडियम है वो कैसा है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो जो बात करी है ऑन कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू एयर, ऑन कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू एयर, क्वेश्चन में पूछा है कि जो सोडियम है फाइनली किस में चेंज होगा। तो जब कंटिन्यूअस एक्सपोजर होता है एयर का, तो जो सोडियम है उसमें क्या होता है, फर्स्ट अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म सोडियम, फर्स्ट अंडरगो ऑक्सीडेशन, क्या फॉर्म करता है, ऑक्सीडेशन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। ये कैसा होगा, माइनर, एंड सोडियम पेरोक्साइड, ये कैसा है,
मेजर। सो लेट्स सी, ठीक है, आपको बताया जो सोडियम है वो बहुत ज्यादा कैसा है, रिएक्टिव मेटल है। तो ये हो जाएगा आपका 2Na प्लस O2। इट विल फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, Na2O2, Na2O2। आफ्टर दैट ये जो Na2O2 है, यानी कि अभी हमने फॉर्म किया इसमें, इसके साथ रिएक्ट करके Na2O2, सिंपल 4Na प्लस O2। तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करेगा 2Na2O। ठीक है जी, क्या फॉर्म करेगा, 2Na2O। और ये जो ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, ठीक है, Na2O जो ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, मॉइस्चर के साथ। द ऑक्साइड फॉर्म, ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, मॉइस्चर के साथ, यानी कि Na2O प्लस H2O। और इट विल फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा ये, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो ये हो जाएगा Na2O किसके साथ, वाटर के साथ। तो इट विल फॉर्म, ये फॉर्म करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है 2NaOH। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एयर। कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। देन रिएक्ट विद CO2, देन रिएक्ट विद किसके साथ, CO2 के साथ। और जब 2NaOH किसके साथ रिएक्ट करेगा, CO2 के साथ, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो वो क्या फॉर्म करेगा, Na2CO3, Na2CO3 प्लस H2O। तो इसने क्या फॉर्म किया, सोडियम कार्बोनेट। तो फाइनल प्रोडक्ट पूछा था, तो जो फाइनल है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट। इज दैट क्लियर। तो जो फाइनल होगा वो होगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, और ये डायरेक्ट भी कर सकते थे ऑन कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू एयर। तो जो सोडियम है, ठीक है, फाइनली चेंज किस में होता है, सोडियम कार्बोनेट में, यानी कि Na2CO3। अगर पूछ ले कि फाइनल प्रोडक्ट क्या है, तो वो है आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो NaCl तो नहीं है, Na2CO3 जो बी ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ऑटो कैटलिस्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 विद ऑक्सैलिक एसिड एट हाई टेम्परेचर। कि ऑटो कैटलिस्ट उच्च तापमान पर ऑक्सोलिक यानी कि ऑक्सैलिक एसिड के साथ अम्लीय KMnO4 यानी कि एसिडिफाइड KMnO4 की प्रतिक्रिया में बनता है। MnSO4 बनता है, MnO2 बनता है, MnSO3 बनता है या Mn2O3 बनता है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए क्या, ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है जी, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है कि व्हेन इन अ रिएक्शन प्रोसेस वन ऑफ द प्रोडक्ट जनरेटेड, व्हेन in a reaction process one of the product generated, ठीक है, तो वो किसकी तरह काम करता है, एक्ट एज अ कैटलिस्ट। और उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, जनरेटेड, एक्ट एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उस प्रोडक्ट को, हम ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं। इज दैट क्लियर। तो दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एन ऑटो कैटलिस्ट। दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज ऑटो कैटलिस्ट। तो कौन सा, ये पूछा है, ऑटो कैटलिस्ट जो फॉर्म होता है इन द रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 किसके साथ, ऑक्सैलिक एसिड के साथ एट हाई टेम्परेचर। तो दैट इज एसिडिफाइड KMnO4। ठीक है, तो इसमें क्या है, KMnO4 क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, 2 KMnO4, साथ में क्या है, विद ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, 5, ये लिख सकते हैं आप, रिएक्शन होगी 5H2C2O4। ठीक है, ये क्या है, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। साथ ही साथ एसिड के प्रेजेंस में 3H2SO4। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ठीक है जी, 3H2SO4। तो सिंपल है, ये फॉर्म करेगा पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4, पोटेशियम
सल्फेट फॉर्म करेगा K2SO4, साथ ही साथ जो ऑटो कैटलिस्ट का काम होगा इसमें वो होगा आपका 2MnSO4। एक बार आप इसकी बैलेंसिंग चेक कर लीजिएगा। 2MnSO4 ये ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है और वाटर, ठीक है, साथ ही साथ 10CO2 प्लस 8H2O। एक बार आप इसकी बैलेंसिंग जरूर चेक कर लीजिएगा। तो ऑटो कैटलिस्ट की तरह इस रिएक्शन में कौन काम करता है? MnSO4। कौन करता है? MnSO4। तो MnSO4 तो जो पहला ही ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग will not give a carbocation as an intermediate, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कार्बोकेटायन नहीं फॉर्म करता एज एन इंटरमीडिएट? तो इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, या फिर विनाइल क्लोराइड, या फिर इथेनॉल। तो इसमें जो मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड यानी कि CH3Br, ठीक है, जो मिथाइल ब्रोमाइड है CH3Br, ये क्या करेगा? बेसिकली ये एक ऐसा है जो कि कार्बोकेटायन नहीं देगा एज एन इंटरमीडिएट। तो जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या होगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट जो जनरली फॉर्म होता है इन SN1 इवन टाइप रिएक्शन व्हेन अ लिविंग ग्रुप जब क्या होता है डिपार्ट होता है। तो जो बट कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी है वो भी मैटर करती है। तो वो स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबल जो सबसे ज्यादा होता है टर्शियरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। एलाइलिक या बेंजाइलिक या विनाइलिक जो है लीस्ट स्टेबल होता है और सबसे ज्यादा होता है टर्शियरी। तो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो कार्बा एनायन फॉर्म करते हैं इंस्टेड ऑफ कार्बोकेटायन, जैसे कि ग्रिग्नार्ड। और जो मिथाइल ब्रोमाइड है वो क्या है? मिथाइल ब्रोमाइड एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX। ठीक है, तो व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप की जब कोवेलेंट बॉन्ड जो है किस किस के बीच में? कार्बन और एक ऐसा एटम या ग्रुप जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो किसके थ्रू ब्रेक होता है? बाय हेटेरोलिटिक फिजन। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या हो जाता है? टेक अवे द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि एनायन का फॉर्मेशन करता है। और जो कार्बन एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को तो वो क्या कैसा चार्ज एक्वायर करता है? वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। तो पॉजिटिव चार्ज ऑर्गेनिक आयन को, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज ऑर्गेनिक आयन को हम क्या कहते हैं? कार्बोकेटायन और कार्बोनियम आयन। और जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो होता है टर्शियरी कार्बोकेटायन। अब एल्काइल हैलाइड यानी कि CH3Br, तो CBr जो है वो बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। कैसे? हेटेरोलिटिकली ब्रेक होगा। Br जो है वो ज्यादा, ब्रोमीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा किससे? एक बोथ इलेक्ट्रॉन, और क्या फॉर्म करेगा? Br नेगेटिव जो है वो फॉर्म करेगा। और जो कार्बन कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और ये क्या फॉर्म करेगा? कार्बोकेटायन। ठीक है जी। और ये कार्बोकेटायन कैसा है? ये लीस्ट स्टेबल है। जनरल रिप्रेजेंटेशन सिंपल है, RX, R पॉजिटिव, X नेगेटिव। R क्या है? कार्बोकेटायन, और ये क्या है? लिविंग ग्रुप जिसे हम एनायन कहते हैं। ठीक है, अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सिंपल है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, हैज ओनली 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। sp2 हाइब्रिडाइज, शेप कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर शेप, बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। जो हाईली रिएक्टिव होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर किसके वजह से? ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस रेजोनेंस, सो दैट टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और देन मिथाइल। दो की क्या है? जो कि लीस्ट स्टेबल है। ठीक है, स्पेशल स्टेबिलिटी एलाइल बेंजाइल, ये किसके वजह से है? ये रेजोनेंस की वजह से है। तो आपको कार्बोकेटायन की कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, इवन TGT के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। लेट्स सी कार्बोकेटायन के टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, मिथाइल केटायन, एलाइल एंड बेंजाइल केटायन। जो प्राइमरी होता है अटैच टू 1 एल्काइल ग्रुप, ये आप सब जानते हैं। सेकेंडरी 2 एल्काइल ग्रुप से अटैच होता है। टर्शियरी में 3 एल्काइल ग्रुप से। मिथाइल केटायन जो है मैंने अभी आपको बताया है वो लीस्ट स्टेबल होता है। और एलाइल बेंजाइल केटायन ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होते हैं और ये हाईली स्टेबल होते हैं। इज दैट क्लियर? कार्बोकेटायन से आपको बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है 5th क्वेश्चन है, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजन इज, कि इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजन कौन सा है? तो लेट्स सी हैलोजेंस कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या है चारों?
ये है हेलोजन्स एज वी ऑल नो। तो ये सारे प्रेजेंट होते हैं इन द सेम ग्रुप्स ऑफ हेलोजन, ये आप सबको पता है कि ये सारे जो हैं ये सेम ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। जो फ्लोरीन होता है वो कहाँ होता है, वो टॉप पर होता है, और जो आयोडीन होता है वो कहाँ होता है, वो बॉटम पर होता है। ये भी आप सबको बात पता है। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है जी। जब हम कहाँ जाते हैं, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी कि डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो बढ़ती है। और आयोडीन जो है, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो फ्लोरीन क्लोरीन, क्योंकि आयोडीन कहाँ है, बॉटम में है, तो उस केस में क्या होगा, जो आयोडीन है वो कैसा हो जाएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हेलोजन कैसा हो जाएगा, सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हेलोजन हो जाएगा। और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसा हो जाएगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ऑर्डर लिखूं मैं इसका तो सबसे ज्यादा आयोडीन, ठीक है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। ठीक है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हेलोजन कौन सा है, आयोडीन। तो जो आपका डी ऑप्शन है, फ्लोरीन नहीं है, क्लोरीन नहीं है, ब्रोमीन नहीं है, तो जो आयोडीन है डी ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, ये क्या है आप लिख भी सकते हैं, दैट इज अ ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है जी, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है कि अमंग द फॉलोइंग द वन विच हैज मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर, इसकी इनमें से सबसे ज्यादा मैक्सिमम पूछा है आयनिक कैरेक्टर किसमें होता है, NaCl, KCl, LiCl, CsCl। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जो एनायन है, ठीक है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सिंपल यही होगा ना, Na अगर इसे ब्रेक करूं मैं, Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Li पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cs पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो जो एनायन है, ठीक है, वो कैसे हैं, सब में सेम एनायन, क्या है, सेम एनायन। अब हम किसके बेसिस पे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे कैटायन के बेसिस पे। ठीक है जी, एनायन सेम है तो कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड किसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे, तो वो हम कैटायन के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। द कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड किसके थ्रू, डिसाइडेड बाय कैटायन, क्योंकि जो इसमें एनायन है वो क्या है, सारे सेम है, Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव। इज दैट क्लियर। अब जो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और सीजियम है, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ये तीनों जो बिलोंग करते हैं, Na पॉजिटिव, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सीजियम, ये बिलोंग करते हैं किससे, फर्स्ट ग्रुप से। किससे बिलोंग करते हैं, फर्स्ट ग्रुप से जो है ये बिलोंग करते हैं। तो ऑर्डर अगर मैं बात करूं कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इज दैट क्लियर। और इनका जो ऑर्डर होता है एटॉमिक साइज का, तो वो होता है सीजियम। ठीक है, जो ऑर्डर, किसका ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम, एटॉमिक साइज के ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो लेट्स सी, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, तो सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, देन लिथियम। तो ये क्या है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। तो फेजान रूल के अकॉर्डिंग बिगर कैटायन और स्मॉलर एनायन, किसके अकॉर्डिंग, फेजान रूल के अकॉर्डिंग बिगर कैटायन और स्मॉलर एनायन, ये आप लिख लीजिएगा, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फेजान रूल बिगर कैटायन स्मॉलर एनायन, वो क्या फेवर करते हैं, विल फेवर आयनिक कैरेक्टर, विल फेवर। सारी चीजें मैं लिख नहीं रही हूं, बोल रही हूं, वो आप अपने जहां भी आप नोट्स लिख रहे हैं वहां उसे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो सीजियम है वो कैसा होगा, उसके अंदर मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर होगा। तो लेट्स सी, सोडियम नहीं, पोटेशियम नहीं, लिथियम नहीं, तो CsCl क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें क्या होगा, मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर, मैक्सिमम आयनिक
करेक्ट है। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाले गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, आइडोफॉर्म रिएक्शन इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कंपाउंड हैविंग, कि आइडोफॉर्म रिएक्शन जो है, ठीक है, आइडोफॉर्म प्रतिक्रिया यौगिक के लिए एक पुष्टिकरण परीक्षण है। ठीक है, अब ऑप्शन गिवन है, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि आइडोफॉर्म रिएक्शन दैट इज CH3 टेस्ट, इसमें क्या होता है, जब व्हेन अ कंपाउंड इज वार्म, कि कंपाउंड को गर्म किया जाता है, किसके साथ, आयोडीन के साथ, किसके प्रेजेंस में, ये भी पूछा जा सकता है, तो NaOH या फिर KOH की प्रेजेंस में, तो वो क्या फॉर्म करता है, वो येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है ऑफ आइडोफॉर्म, और इसमें कैसी स्मेल आती है, एंटीसेप्टिक स्मेल आती है। ये जो रिएक्शन है इज यूज्ड एज अ, इसे हम एज अ कंफर्मेटरी टेस्ट लेते हैं फॉर सर्टेन ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है जी, अब ये कुछ ऑप्शन गिवन है, तो पहला ऑप्शन है COCH3, दैट इज मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन। अब जो मिथाइल कीटोन है, ठीक है, जो मिथाइल कीटोन है, ये क्या देता है, गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अब लेट्स सी, ठीक है, आइडोफॉर्म रिएक्शन एक कंफर्मेटरी टेस्ट है कंपाउंड के लिए जिनके पास क्या होता है, मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है, या फिर जो अल्कोहल कंटेनिंग ग्रुप है जैसे कि इथेनॉल सेकेंडरी अल्कोहल विद CH3 जो अटैच होता है कार्बन बियरिंग OH। ठीक है, तो ऑप्शन में आपने देखा होगा जो पहला है दैट इज मिथाइल कीटोन, जो क्या देता है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, यही क्वेश्चन में पूछा था, तो जो पहला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, दैट इज N2 + 3H2 NH3। सिंपल है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन ज्यादा फेवरेबल है किसके फॉर्मेशन के लिए, अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए। तो ये जो रिएक्शन है ये कैसी है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, यानी कि इसमें जो है हीट जो है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है जी, अब आप रिएक्टेंट में देखेंगे तो रिएक्टेंट के केस में कितने हैं, 4 मोल्स ऑफ गैस हैं, एक नाइट्रोजन का और जो 3 है वो किसके, हाइड्रोजन के, और प्रोडक्ट में क्या है, 2 मोल है। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, नहीं, जो टेम्परेचर है वो कम होगा और जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर नहीं, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर नहीं, तो डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर है वो लो होगा और प्रेशर जो है हाई होगा, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट से पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ओके इसमें कौन सा, ये पूछा जाएगा कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है, तो ली चाइटले प्रिंसिपल इस पे अप्लाई होता है। वो क्या कहता है कि इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू काउंटर रिएक्ट द डिस्टर्बेंस। लेट्स सी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जैसा कि आपको बताया जो रिएक्शन है वो कैसी है, एक्सोथर्मिक है, हीट जो है वो रिलीज होगी। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा प्रोडक्ट साइड और वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। वहीं अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा रिएक्टेंट की साइड, जो कि किसके लिए खराब होगा, NH3 यील्ड के लिए। तो आपको दोनों चीज बता दी, अगर टेम्परेचर घटता है तो उस केस में जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है वो प्रोडक्ट साइड होता है, तो उस केस में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। बट अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो उस केस में जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है वो रिएक्टेंट साइड शिफ्ट होता है, और जो किसके लिए बैड है, NH3 यील्ड के लिए बैड है। तो लो टेम्परेचर ज्यादा फेवरेबल है किसके लिए, NH3 फॉर्मेशन के लिए। इतनी बात समझ आई। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जैसा कि आपको बताया कि रिएक्टेंट साइड क्या है, 4 मोल ऑफ गैस है, और प्रोडक्ट साइड जो है वो 2 मोल ऑफ गैस है। अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड द साइड जहां पर गैस मॉलिक्यूल्स कहां क्या है, फीवर है, यानी कि कम है। और अगर प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम किसके टुवर्ड शिफ्ट होगा, रिएक्टेंट्स के तरफ शिफ्ट होगा, जो कि NH3 यील्ड के लिए क्या है, खराब है। तो इस केस में जो हाई प्रेशर जो है NH3 फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल है। इज दैट क्लियर, एक्सप्लेन आपको कर दिया। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द CCl बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल बी लेस। ठीक है जी, ऑप्शन आपके सामने है, इसमें आपको बताना है कि किस में जो है CCl बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो कम होगी। ठीक है, तो इस केस में जो बॉन्ड लेंथ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ओके, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। चलो पहले इसे एक्सप्लेन देख लेते हैं, तो इसमें का कॉन्सेप्ट समझता है। ठीक है, तो वह ना CCl बॉन्ड, यानी कि जनरल अगर मैं बात करूं दैट इज कार्बन और X, ये हेटेरोलिटिकली ब्रेक होगा। अभी आपको बताया था जैसे कि सिंपल R Cl, तो ये क्या फॉर्म करेगा, R पॉजिटिव और Cl नेगेटिव।
अब जितना ईज ऑफ बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि जो कार्बोकेटायन है हाउ द स्टेबल कार्बोकेटायन इज। जितना ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उतनी ही कम एनर्जी जरूर वो होगी, रिक्वायर्ड होगी, और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या होगी, कम होगी। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड और लोअर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और पूछा है कि किसमें होगी, तो उस केस में जो कार्बोकेटायन है उस वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो उस केस में उसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। लेट्स सी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, हाइपर कॉन्जुगेशन पर, प्लस आई इफेक्ट पर और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन पर। जनरल ऑर्डर हम डिस्कस कर चुके थे, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन CH3 पॉजिटिव। तो इस बेंजाइल कार्बोकेटाइन यानी कि C6H5 CH2 पॉजिटिव और एलाइल कार्बोकेटाइन ये हाईली स्टेबल होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके वजह से, रेजोनेंस की वजह से, ये पूछ लिया जाएगा आपसे क्वेश्चन में, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन है और एलाइल कार्बोकेटाइन है वो हाईली स्टेबल होते हैं। क्या रीजन है उसके पीछे, तो वो रेजोनेंस की वजह से जो है वो हाईली स्टेबल होते हैं। ऑर्डर जैसे कि ऑर्डर क्या है, बेंजाइल और एलाइल, आफ्टर दैट टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन ठीक है CH3 पॉजिटिव। उसके बाद रिलेशन विद बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। तो लेट्स सी जो फर्स्ट पॉइंट है, लोअर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो कार्बोकेटाइन इजीली फॉर्म होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। अगर हाई होगी तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन डिफिकल्ट होगा, तो वो लीस्ट स्टेबल होगा। सो बॉन्ड डिसोसिएशन ऑर्डर जो है यानी कि वो रिवर्स ऑफ कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, ठीक है, दैट इज CH3Cl 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एलाइल और बेंजाइल, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन है वो है आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और वो क्या फॉर्म करेगा, वो एराइल कार्बोकेटाइन बनाएगा जो कि हाईली अनस्टेबल होगा। किसके वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तो इफ CCl बॉन्ड ब्रेक तो इट विल फॉर्म एराइल कार्बोकेटाइन जो कैसा होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। किसके वजह से, लैक ऑफ रेजोनेंस की वजह से ऑन द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। तो इसमें जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो हाई होगी, पूछा था लोवेस्ट होगी, तो ये तो हो गया गलत। दूसरा था टर्शरी एल्काइल क्लोराइड, ये क्या फॉर्म करता है, टर्शरी कार्बोकेटाइन, ध्यान रखना। और जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो विच इज रिलेटिवली स्टेबल, किसकी वजह से, इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से। अब देखते हैं एलाइल क्लोराइड। जो एलाइल क्लोराइड है वो क्या फॉर्म करता है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन जो हाईली स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस से, और ये जो स्टेबलाइजेशन है ये लोअर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी द मोस्ट, ठीक है। ये आपको बताया भी था, ऑर्डर भी बताया था। तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जो ऑर्डर है यानी कि रिवर्स ऑफ कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, CCl बॉन्ड डिसोसिएशन दैट इज CH3Cl प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो जो सबसे ज्यादा कम है वो कौन है, एलाइल और बेंजाइल, ठीक है। तो विनाइल क्लोराइड, फॉर्म ऑफ अ विनाइल क्लोराइड विच इज वेरी अनस्टेबल ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज, में कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो इसमें जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हाई होगी। तो सबसे ज्यादा जो लीस्ट होती है वो किसकी होगी, एलाइल क्लोराइड की। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो लोअर होगी किसकी, एलाइल क्लोराइड की। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है, द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन प्रोपीन वो लॉन्गर होता है देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन इथाइलिन, वो किसकी वजह से होता है, रेजोनेंस की वजह से होता है, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप की वजह से होता है, या फिर सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से होता है, या फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से होता है। तो वो किसके वजह से होता है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से होता है। तो रेजोनेंस की वजह से नहीं होता, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से नहीं होता, हाइपर कॉन्जुगेशन जो आपका C ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है जी। जो ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, ये किसके वजह से होता है, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखते हैं, अनदर नेम ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो वो क्या होता है, दूसरा नाम क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। लेट्स सी, पहला ऑप्शन है इंडक्टिव इफेक्ट, गलत। नेक्स्ट क्लास में हम इंडक्टिव इफेक्ट के और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर ही डिस्कशन करेंगे। मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं, स्टेरिक इफेक्ट नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर, कि इनमें से किसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो आपको पता है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ये आप लिख सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ है, bond length is directly proportional किसके, नंबर ऑफ टू द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के।
इज दैट क्लियर? बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? हाइपर कॉन्जुगेटिव, द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है जी, द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ये सिंपल सी बात है, क्लियर हुई इतनी बात? तो ग्रेटर द डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये आप सबको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ग्रेटर द डिग्री ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, तो ग्रेटर द डिग्री ऑफ बोन लेंथ, जो हाइपर कॉन्जुगेशन अगर ज्यादा है यानी कि बोन लेंथ अगर ज्यादा है तो उस केस में जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ग्रेटर द डिग्री ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ग्रेटर इज बोन लेंथ, की बोन लेंथ भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ग्रेटर द डिग्री ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ग्रेटर इज द बोन लेंथ भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। तो अगेन वी नो दैट द डिग्री ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। तो लेट्स सी ऑप्शन, जो पहला है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी होगी? 3 होगी। दूसरे ऑप्शन में देख लेते हैं, दैट इज CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस केस में CH3, हाँ CH2, तो इस केस में जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कितने हैं? 2, स्ट्रक्चर भी कितनी होगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। अब इस केस में नंबर ऑफ अल्फा 0 और CH3 CHC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इस केस में जो नंबर ऑफ ओके एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन में मैंने आपको लास्ट में लिखाया था, सॉरी, मैंने आपको लिखाया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। तो यहाँ पे आपको देखते हैं कि जो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो किस में ज्यादा है? तो इस केस में जो अल्फा हाइड्रोजन है वो ज्यादा है, तो जो आपका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है वो भी ज्यादा होगी। तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं होगा, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं है, इट मींस जो ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर है वो कैसा होगा? वो उसमें हाईएस्ट होगा। तो इस केस में जो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है वो है 3 और हाइपर कॉन्जुगेशन भी 3। इस केस में जो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है वो है 2, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज ऑल्सो 2। बट इस केस में जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, ओ सॉरी, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है वो 0 है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी 0 होगा। और इस केस में कितने हैं? यहां आपको दिख रहा होगा कि इस केस में कितने हैं? 1 है, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 1 है, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी 1 होगा। अब जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो उस केस में ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा? हाईएस्ट होगा। ये भी आप नोट करके लिख सकते हैं कि नो हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर इज फुल्ली प्रिजर्व, तो इट हैज हाईएस्ट ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर। तो जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 13 है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल ऑक्साइड, की इनमें से कौन सा नॉन मेटल ऑक्साइड है? ठीक है जी, तो मेटल दैट फॉर्म अ बॉन्ड विद ऑक्सीजन, मेटल दैट फॉर्म अ बॉन्ड विद ऑक्सीजन, तो वो क्या है? मेटल ऑक्साइड। पूछा क्या है इनमें से कौन सा नॉन मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, उसे कहता है मेटेलिक ऑक्साइड। और वही नॉन मेटल फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, नॉन मेटल फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड विद ऑक्सीजन, तो ये क्या होगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो पहला ऑप्शन है दैट इज बेरिलियम ऑक्साइड। तो ये कैसा है? ये एक मेटेलिक ऑक्साइड है। ये कैसा है? एक मेटल ऑक्साइड है, ठीक है जी। वहीं बात करूं बी की, क्या है? एल्केलाइन अर्थ मेटल। उसके बाद आता है N2O, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। ये कैसा है? नॉन मेटल ऑक्साइड। N2O दैट इज
नॉन मेटल ऑक्साइड। और जब ये नॉन मेटल ऑक्साइड और यही क्वेश्चन में पूछा है तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है। नाइट्रोजन क्या है, यहाँ एक नॉन मेटल है और इसे हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ लाफिंग गैस। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ लाफिंग गैस। कौन सी है, N2O। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर। बाकी के भी देख लेते हैं। Na2O, तो Na2O जो है ये आपका क्या हो जाएगा मेटेलिक ऑक्साइड, और Al2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये कैसा है, ये आप सभी जानते हैं, ये है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो जो बी ऑप्शन है सही आंसर। आगे बढ़े। 14 क्वेश्चन है आपका, आर्सेनिक क्या एक मेटलॉइड है, मेटल है, नॉन मेटल है, या फिर एक एलॉय है। तो वो क्या है, आर्सेनिक एज वी ऑल नो दैट इज अ मेटलॉइड। तो जो आपका ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट डिफरिंग इन मास, की ऐसा एटम ऑफ एन एलिमेंट समान रासायनिक गुणों को धारण करने वाले तत्व के द्रव्यमान में भिन्न होने वाले परमाणु कहलाते हैं। आइसोटोन कहते हैं, आइसोटॉप कहते हैं, आइसोबार कहते हैं, या फिर आइसोमर्स कहते हैं। तो उन्हें हम आइसोटॉप्स कहते हैं, ना तो आइसोटॉन्स कहते हैं, ना आइसोबार, ना आइसोमर। तो आइसोटॉप जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन डा पॉजिटिव जिंक आयन Zn2 पॉजिटिव जिसका मास नंबर कितना है 70 इज। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन Zn2 पॉजिटिव आयन इज, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन Zn2 पॉजिटिव आयंस इन, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन Zn2 पॉजिटिव आयंस। तो यहां पर एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक वेट जो है यानी कि दैट इज 70। इज दैट क्लियर। और एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है इसका दैट इज 30। सिंपल है इतनी बात। तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है जी, एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक वेट 70 माइनस 30, तो ये कितना हो जाएगा, 7 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो दैट विल बी 34, 36, 38। तो ना तो 34 होगा, ना 36 होगा, ना 38 होगा, 40 क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखते हैं 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक, की इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक है, Li2O, ZnO, SO2 या इनमें से कोई नहीं। तो एम्फोटेरिक वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स are those that react with acid and base, जो एसिड एंड बेस के साथ दोनों के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो लेट्स सी, जो पहला ऑप्शन है आपका Li2O लिथियम ऑक्साइड, तो ये कैसा होता है, ये होता है बेसिक ऑक्साइड। क्वेश्चन में पूछा था एम्फोटेरिक ऑक्साइड। SO2 आपको दिख रहा होगा, SO2 कैसा होता है, ये होता है एसिडिक। ये कैसा होता है, एसिडिक। अब बचा ZnO, तो जो ZnO होता है, जैसे कुछ मेटल ऐसे होता है कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, और ये सब क्या फॉर्म करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हुआ सही आंसर। ठीक है, 18 क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, मोजले ने की, रदरफोर्ड ने की, जेम्स चैडविक ने की थी। तो जी ऑप्शन, तो आपका सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। 19 क्वेश्चन है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन की जो सबसे स्टेबल फॉर्म होती है बोट। लेट्स सी, बोट, चेयर, स्क्यू या फिर एक्लिप्स। तो इसमें जो, सॉरी बोट नहीं होती, जो चेयर फॉर्म होती है वो सबसे ज्यादा क्या होती है, स्टेबल फॉर्म होती है साइक्लोहेक्सेन की। 20 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन, कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। ठीक है, तो लेट्स सी, आपको दिख रहा होगा जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इथीन में नहीं है, प्रोपीन में भी ज्यादा नहीं है, तो आइसोब्यूटेन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। ये क्या फॉर्म करेगा, विल शो मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन। 21 है, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटाइन ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आपको बताया था ऑर्डर क्या था, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो लेट्स सी, आपको दिख रहा होगा बी ऑप्शन में, ठीक है, दैट इज टर्शरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो आपको इसमें दिख रहा होगा जो बी ऑप्शन है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाइपर कॉन्जुगेशन के, और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अल्फा हाइड्रोजन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, अल्फा हाइड्रोजन के। तो इस केस में टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं
22 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो हाइपर कॉन्जुगेशन के रिगार्डिंग सही नहीं है। इट रिक्वायर एटलीस्ट 1 sp2 कार्बन, ये मैंने आपको बताया था, ये तो सही है। इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ये भी सही है। इट डिक्रीज कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज करता है, और यही क्या है, गलत है, यही क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। 23 है द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल फॉर प्रोपीन, तो इसके लिए प्रोपीन के लिए नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो है कितनी पॉसिबल होगी, तो इसे हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, कैसे निकालते हैं, अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन सिंपल है, कितने गिवन है, तो ये गिवन है आपको यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 + 1 दैट विल बी 4, तो 1 2 3 नहीं 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 24 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो हाइपर कॉन्जुगेशन, कि इनमें से कौन सा है जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा, इथाइल कार्बोकेटाइन करेगा, मिथाइल कार्बोकेटाइन, तो जो बी ऑप्शन है ये लीस्ट स्टेबल है, मिथाइल कार्बोकेटाइन, और इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मिथाइल कार्बोकेटाइन में नो अल्फा हाइड्रोजन, जब इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि विच इफेक्ट इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो हाइपर कॉन्जुगेशन को बेस्ट एक्सप्लेन करता है। लेट्स सी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप इन बेंजीन, मेटा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ नाइट्रो ग्रुप, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हैलोजन या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप इन बेंजीन, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। लेट्स सी हाइपर कॉन्जुगेशन, दैट इज अ डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सिग्मा बॉन्ड, यूजुअली कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन टू एन एडजेसेंट एम्प्टी और पार्शियली फिल पी ऑर्बिटल या फिर पाई सिस्टम। ये क्या करता है, कार्बोकेटाइन एल्कीन और रेडिकल्स को स्टेबलाइज करता है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप बेंजीन, ये मैंने आपको बताया सही है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इनका जो प्लस आई इफेक्ट है यानी कि इंडक्टिव डोनेशन है वो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करता है इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी कंट्रीब्यूट करते हैं बिकॉज ऑफ सिग्मा CH बॉन्ड ऑफ एल्काइल ग्रुप कैन डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन किसमें, इनटू द एरोमेटिक रिंग और स्टेबलाइज द एरेनियम आयन एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो this explained why alkyl groups are at ortho और पैरा डायरेक्ट। ठीक है। लेट्स सी ये देख लेते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रिलेटेड है हाइपर कॉन्जुगेशन से, आपको एक्सप्लेन कर दिया। मेटा डायरेक्टिंग नहीं, क्योंकि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप यानी कि -M -I, तो कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हैलोजन, तो हैलोजन्स जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, विड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू सिग्मा बॉन्ड यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट -I इफेक्ट के थ्रू, तो इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है किस किस के बीच में, बिटवीन हाइड्रोजन टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड अ लोन पेयर ऑफ अनदर एटम, ये कंप्लीटली अनरिलेटेड है हाइपर कॉन्जुगेशन से। 26 क्वेश्चन है हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन, तो वो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, बात तो सही है, बॉन्ड लेंथ इन एल्कीन ये भी सही है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल ये भी सही है, तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो ये थे 26 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।